अच्छा भाई, वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी और वो डिसीजन ट्री क्लासिफायर की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, जैसे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हमारे पास मौजूद था, इसी तरीके से हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का एल्गोरिथम है। सारी चीज़ें हमें पता हैं, सब कुछ। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की जब एग्जांपल की बात होती है तो यहाँ पर इसका काम करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कि वहाँ पर भी बहुत सारे डिसीजन ट्रीज बन रहे थे और यहाँ पर भी बनेंगे, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट का मतलब है कि एक से ज़्यादा ट्रीज बनेंगे, डिसीजन ट्रीज, और उसी के बिहाफ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि भाई ट्री वन प्रेडिक्ट कर रहा है कुछ, ट्री टू प्रेडिक्ट कर रहा है, और ट्री एन का मतलब है कि जितने भी ट्री दरमियान में ये तीन डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रीज होंगे, वो 10 हैं, 12 हैं, तो उसमें मेजॉरिटी वोटिंग काउंट देखा जाएगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास ट्री वन ने क्या किया है, ट्री टू ने क्या किया है। तो ज़्यादा जिसने प्रेडिक्ट किया होगा जो चीज़, वो क्या होगी, वो फाइनल क्लास एज अ प्रिडिक्शन क्या करी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि भाई ट्री एन में क्लास बी है और ट्री वन और ट्री टू क्या कर रहे हैं, क्लास ए को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी वोटिंग क्या हुई कि भाई ये दो जो हैं इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, नंबर ऑफ वोटिंग इसकी ज़्यादा है क्लास ए की, किसके मुकाबले में, तुम्हारे पास क्लास बी के मुकाबले में। तो यही तरीक़ेकार तुम्हारे पास होगा कि वहाँ ट्रेंड हो रहा होगा और वहाँ पर सारी चीज़ें एज ए प्रेडिक्शन हो रही होंगी। तो हमारे पास भी दो ही क्लासेस हैं अभी इस स्टेज पे। हमारी जो एग्जाम्पल थी उसमें दो क्लासेस मौजूद हैं, और वो कौन कौन सी हैं, वो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की, जो फिनटेक कंपनी का डेटा सेट हमने लिया हुआ था, वही डेटा सेट चल रहा है, और उसमें हमने इनरोल्ड और नॉट इनरोल्ड की बात करी थी, वही दो क्लासेस हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लास ए और क्लास बी की बात हो रही है, वैसे ही क्लास ए हम समझ लें तो इनरोल्ड है, और क्लास बी जो है वो क्या है, नॉट इनरोल्ड है। तो ये सब पूरा डेटा सेट का पैटर्न सेम है, सब कुछ सारी चीज़ें। सिर्फ हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर आ जाएगा और उसमें रिग्रेसर वाली ही चीज़ें सारी। सिर्फ डिफरेंस ये है जो हमने डिसीजन ट्री में डिस्कस किया था कि हम क्राइटेरियन जो है वो चेंज कर देते हैं, गिनी होता है या फिर इंट्रॉपी होता है। इंट्रॉपी और गिनी के दरमियान में से हम कोई चूज़ करते हैं, तो वो चीज़ मैंने डिस्कस करी है, डिसीजन ट्री में भी करी है और दूसरे एल्गोरिथम्स में भी करी है कि भाई क्या डिस्कशन होती है इसके अंदर और क्या होता है। क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे क्राइटेरियन में, हम एमएसई को लेते थे, मीन स्क्वायर्ड एरर होता था या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर होता था, उससे हम ट्री जनरेट करवा रहे होते थे। क्लियर है। और एन एस्टिमेटर्स है, एन एस्टिमेटर्स का मतलब है नंबर ऑफ ट्रीज, 100 है नंबर ऑफ ट्रीज। मैक्स डेप्थ हमारे पास 3 है, यानी कि हर ट्री की डेप्थ क्या होगी, 3 होगी, और रैंडम स्टेट है। तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास टोटली वही काम है कि भाई चेंज क्या है। रिग्रेशन में क्या होता था, एवरेज निकालता था, यानी कि यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट में रिग्रेशन में ये नहीं होता था कि हमारे पास मेजॉरिटी वोटिंग नहीं देखी जाती थी। वहाँ पर सब प्रिडिक्शन जो भी करी है सबको एवरेज लिया और एवरेज करके फाइनल प्रिडिक्ट किया। तो यहाँ क्लासिफायर में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ, अब यहाँ इनरोल्ड की ज़्यादा है या फिर नॉट इनरोल्ड की ज़्यादा है, तो वो ये देख के प्रिडिक्ट करेगा, यानी कि वो फाइनल लेगा और उस पर प्रिडिक्शन करवाएगा कि आया कि क्या आ रही है। सही। तो यहाँ कितनों की होगी, यहाँ पर 100 की होगी। अब 100 में से मिसाल के तौर पर 55 है, एक क्लास को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और दूसरे जो 45 जो हैं वो दूसरी क्लास को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 55 वालों को क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, और 55 वाले ही एज अ फाइनल आंसर 55 ट्रीज का कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट उसके ज़्यादा है। क्लियर। तो यही क्लासिफायर रैंडम फॉरेस्ट का काम है और यही डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, CLF सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें 0.65 एक्यूरेसी आ रही है, 9.1 तुम्हारे पास यहाँ पर आ रही है। और गिनी और एंट्रोपी बार बार रिवाइज करता हूँ, गिनी और एंट्रोपी में से गिनी फास्टर मेथड है, एंट्रोपी हमारे पास क्या होता है, टाइम टेकन होता है, क्योंकि वहाँ इंफॉर्मेशन गेन काउंट होता है और उसका फॉर्मूला लंबा है। गिनी में हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का है, प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, उसको इन डिटेल हमने डिसीजन ट्री में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सिर्फ तुम्हारा इतना सा पार्ट है, इसी को इम्प्लीमेंटेशन देनी है। और इसके साथ साथ हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं,
उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, डिसीजन ट्री वाला काम है। तो ये तुम्हारे एंड पे चल रहे हैं एल्गोरिथम सुपरवाइज लर्निंग के, क्लासिफिकेशन के, इसके अलावा 2-3 रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या देखना है, हमारे पास हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ ये पैरामीटर्स आ रहे थे और इसके हमने पैरामीट डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरीके से बनाई थी। उसमें एन एस्टिमेटर्स एक्स्ट्रा आ गया है रैंडम फॉरेस्ट का। अब उसमें यहाँ पर हमने 50, 300 और 50 दिया हुआ है, यानी कि ये रेंज है। हम पहले खुद अपनी वैल्यू देते थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर रेंज दे रहे हैं कि भाई इतने से इतने के दरमियान की रेंज में कोई भी कंसिडर कर लेना। अब वो 100 हो, 200 हो, 50 और 300 के दरमियान में तुम्हारे पास रेंज आ जाएगी। और इसी तरीके से नीचे भी मैक्स डेप्थ में भी रेंज प्रोवाइड करी हुई है। हाँ, यहाँ पर रेंज नहीं है, यहाँ पर फिक्स नंबर्स है। यहाँ पर हमारे पास मिन सैम्पल्स स्प्लिट, मिन सैम्पल्स लीफ और क्राइटेरियन मैंने अभी जो डिस्कस किया कि भाई वो खुद चूज़ करेगा कि गिनी बेहतर है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, एंट्रोपी, यानी कि नोड सेलेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सा नोड पहले आना चाहिए, किस कॉलम को पहले कंसिडर करेगा वो। क्लियर। बूट स्ट्रैपिंग क्या है, बूट स्ट्रैपिंग हमारे पास है कि भाई वही जो हम किस में देखते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम में देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है, एरर्स इम्प्रूव कर रहा होता है, मॉडल बार बार ट्रेन होते हैं। तो इसी का मतलब होता है बूट स्ट्रैप सैम्पलिंग के भाई हमारे पास सैम्पल क्या करता रहे, वो अलग अलग सैंपल लेता रहे और उसके साथ साथ ट्रीज़ को क्या करता रहे, ट्रेन करवाता रहे। यानी कि एक सैंपल उठाया, उस पर ट्री को ट्रेन किया, फिर दूसरा सैंपल उठाया, उस पर ट्री को ट्रेन किया। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर अलग अलग मॉडल बनते हैं और यहाँ पर सैंपल्स पे क्या होती है, अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में थोड़ा सा सेपरेशन वो वाली चीज़ होती है। अब ट्रू और फॉल्स में बूटस्ट्रैप में ये हमें रिटर्न करके देगा कि भाई आया कि क्या होता है। तो यहाँ पर आउटपुट जो तुम्हारा आएगा वो ये आएगा कि भाई यहाँ तुम्हें नज़र आएगा कि बेस्ट पैरामीटर कौन सा। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हो कि बूटस्ट्रैप भी उसने ट्रू किया है और क्राइटेरियन जो कि लेट अटेम्प्ट मेथड है, एंट्रोपी, उसको कंसिडर किया है उसने और वो मेंशन कर रहा है कि भाई ये इसके लिए बेहतर है। और दूसरा तुम्हारे पास मैक्स डेप्थ भी दे रहा है, 9 है रेंज तुम्हारे पास थी, तो उसने एन पी डॉट इन 64 में ये मेंशन कर दी है 9। और जहाँ पर तुम्हारे पास ये था जिसमें हमने यहाँ एन एस्टिमेटर दिया था, तो वो 50 और 300 के दरमियान में उसने 200 को सिलेक्ट कर लिया कि भाई 200 ट्रीज़ बनेंगे तो यहाँ पर बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा हमें। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से, और फिर वही चीज़ है, रेंडमाइज सर्च सीवी आ रही है, तो यहाँ पर हमने रेंडमाइज सर्च सीवी का इस्तेमाल किया। क्लियर है। तो यहाँ पर इसी फाइल से दोनों को इम्प्लीमेंट कर लो। इसको इम्प्लीमेंट करोगे फिर हम नेक्स्ट फ्लास्क को इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, वहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास फ्लास्क में आगे हमने लास्ट क्लास में टेम्पलेट्स वगैरह का देखा था, राउटिंग बनाने का तरीका देखा था। तो अब उसमें आगे डिस्कशन करनी है कि हमारे पास किस तरीके से ऑथ एप्लीकेशन, क्रड ऐप में मैं नहीं कर रहा टाइम वेस्ट क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्रड एप्लीकेशन की। तो डायरेक्ट हम ऑथ एप्लीकेशन यानी कि ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि क्रेडेंशियल्स वगैरह तुम्हारे पास, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, तो इस पे डायरेक्ट चलते हैं हमारे पास यहाँ पर। और इसमें देखते हैं सेटअप हमने डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट करना है और सारी चीज़ें कौन सी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, ये सब देखते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो हमारे पास मौजूद है वो कौन सी है, वो हमने पढ़ के आए 5th सेमेस्टर में, MongoDB। तो सबसे आसान डेटाबेस कनेक्ट हम MongoDB से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान काम है। हमें एक सीक्रेट की चाहिए होती है और एक ड्राइवर का लिंक पूरा चाहिए होता है MongoDB से। तो वो अभी तुम्हारा फ्रेश माइंड में होगा, तो वो तुम कनेक्ट कर लोगे, ड्राइवर से सारी चीज़ें याद होंगी। और यहाँ पर तुम्हारे पास नेसेसरी लाइब्रेरीज़ हैं। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास लॉगिन ऑथेंटिकेशन को मैनेज करने के लिए फ्लास्क में हमारे पास क्या होता है, फ्लास्क लॉगिन लाइब्रेरी है पूरी। क्लियर। और यहाँ पर ये किस लिए है, यूज़र सेशन मैनेजमेंट के लिए। और दूसरी जो है फ्लास्क WTF, वो किसके लिए होती है, फॉर्म हैंडलिंग के लिए होती है विद CSRF प्रोटेक्शन। इसकी हम बार बार बात भी कर चुके हैं हर लैंग्वेज के अंदर, हर फ्रेमवर्क के अंदर। सही। तो यहाँ पर देखो
सब एक साथ इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पर बजाय अलग अलग करने के, फ्लास्क पहले से होगा इंस्टॉल तुम्हारे पास, तो इसको ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर फ्लास्क पाई मोंगो कर रहे हो किसके लिए, ये तुम समझ गए हो कि भाई मोंगो डीबी डेटाबेस कनेक्टिविटी है, सारी चीज़ें मोंगो डीबी की हैं, तो हमारे पास पाइथन हमें प्रोवाइड कर रही है फ्लास्क पाई मोंगो, जो हम फ्लास्क के फ्रेमवर्क में इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है ऊपर जो लिखी हुई थी फ्लास्क लॉगिन, वो करना है तुमने इंस्टॉल, और फ्लास्क WTF ये वाली तुमने चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। ये सब क्या करना है, ये सिंपली जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है वैसे ही इन्वायरमेंट में आके करना है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ नहीं करोगे, ये तुम्हारी मेमोरी में इंस्टॉल हो जाएगा, तुम्हारे PC में होगा, जो कि हरगिज़ नहीं करना है। वो कहाँ होना चाहिए, तुम्हारी लाइब्रेरी में होना चाहिए, जहाँ पर तुम्हें ये नज़र आ रहा है ये यहाँ होना चाहिए। और यहाँ जाने के लिए तुम्हें तरीक़ेकार बताया है कि हमारे पास कमांड क्या होती है, कि हम कैसे जाते हैं, ./env, फिर \scripts, और फिर activate.ps1। तो यहाँ आके तुमने क्या करना है, ये सारी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल करवानी है इस तरीके से। क्लियर है? तो ये पिप इंस्टॉल, और देन फ्लास्क को हटा दोगे अगर कर चुके हो, जो नहीं किया हुआ वो करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास होगा प्रॉपर सेटअप, और इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें मेंटेन हो रही होंगी। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया, एनवायरनमेंट में आ गए, इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि भाई env तो होता ही होता है, साथ हम टेम्पलेट्स के लिए, जो हमारे पास टेम्पलेट्स फाइल होती हैं, उसके लिए हमारे पास एक फ़ोल्डर बनाया जाता है, जो कि नाम दिया जाता है टेम्पलेट्स का। इसमें SB लगेगा, ये इसका परमानेंट यही नाम होता है। क्लियर? तो यहाँ टेम्पलेट्स में 3 फाइल्स नज़र आ रही हैं, index.html, login.html, रजिस्टर। तो इंडेक्स में हमारे पास क्या चीज़ होगी, मेन सिंपल सा नैव बार उठाओगे, और नैव बार में तुमने करना क्या है, नैव बार में वही 3 कॉमन लिंक्स देने। अभी फ़िलहाल ये नहीं दोगे क्योंकि ये लॉजिक तुम्हारे पास चीज़ चलेगी नहीं, क्योंकि कोड ही नहीं होगा तुम्हारे पास। तो तुमने सिंपल क्या करना है, लॉगिन और रजिस्टर का लिंक ही बनाना है, कि भाई लॉगिन पे तुम क्या कर लो, लॉगिन पे चले जाओ, और रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर पे चले जाओ, एक नैव बार लगा के। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसको रेंडर करवाना जो होता है वो राउटिंग के थ्रू होता है। और वो हमने डिस्कस किया था कि भाई राउट कहाँ बनता है, तुम्हारी app.py फाइल में, यहाँ पर तुम राउटिंग डिफाइन करते हो। तो यहाँ राउटिंग देखो तुम्हें अलग अलग डिफरेंट नज़र आ रही है, तो यहाँ तुमने क्या करना है, सबको मेंटेन करना है। तो अगर तुमने पहला पेज खोलना है, तुमने जो नैव बार प्लेस किया है उसका तरीक़ेकार हमने देखा था लास्ट क्लास में, कि हम app.route, राउट बनाने का तरीका ये होता है, / लगा रहे हैं, इसका मतलब है हमें मेन फाइल यही खोलनी है, और उसके बाद हमारा पैटर्न होता है फंक्शन बनाने का। बात समझ में आ रही है भाई? तो फंक्शन बनाने का होता है, फंक्शन कोई भी कॉल हो सकता है, डेफ, इंडेक्स, ये चीज़ अभी फ़िलहाल छोड़ दोगे। सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ ये तुम्हारा काम होगा कि तुम अपनी फाइल को इंडिकेट करवा दो। कैसे करवाओगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html। और ये रेंडर टेम्पलेट क्या था, ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ इंपोर्ट करवाना लाजमी होता है। कैसे, जो तुमने फ्लास्क इंस्टॉल किया है उसमें तुम क्या क्या इंपोर्ट करवा रहे हो, फ्लास्क और रेंडर टेम्पलेट। तो अब यहाँ पर तुम्हें कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, रिक्वेस्ट, URL फॉर, रीडायरेक्ट, सेशन, फ्लैश। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास ये इंपोर्ट की जाएंगी, और जहाँ जहाँ कोड में हमारे पास आती रहेगी तो वहाँ हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या हमारे पास किस तरीके से ये मेंशन हुई हुई है। तो यहाँ रेंडर टेम्पलेट कनेक्ट करने का क्या रीज़न था, कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली फ़ाइल को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये टेम्पलेट्स के फोल्डर में खुद ही इसको समझेगा, और यहाँ से ये वाली फ़ाइल को क्या कर देगा, रेंडर कर देगा। राउट का होना ज़रूरी है तुम्हारी फ़ाइल में, राउट नहीं बना हुआ होगा तुम्हारा टेम्पलेट कोई गेट नहीं करेगा। बात क्लियर है भाई? तो पहला स्टेप ये है कि तुमने नैव बार प्लेस करके यहाँ पर ये 2 लिंक्स तुम्हारे पास तुम्हें डिफाइन करने हैं, और उसमें भी तुम्हारे पास देखो href किस तरीके से आ रहा है, वो ये तुम्हारे पास आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये क्या है, ये निंजा टेक्निक कहलाती है। यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा पाइथन के अंदर चल रहा होता है, जैसे लारावेल को रिलेट कर सकते हो। वहाँ पर टेम्पलेट इंजन होता था, तो वहाँ पर हम ब्लेड सिंटेक्स यूज़ करते थे,
वैसे ही हमारे पास यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अब लॉगिन का राउट बना होगा तो गेट करेगा, रजिस्टर का राउट बना होगा तो गेट करेगा। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गई कि भाई जितनी भी चीज़ें होंगी उनका राउट बनना ज़रूरी है। तो जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है रजिस्टर का राउट बना हुआ है, और इसी तरीके से लॉगिन का भी राउट बना हुआ होगा। सही, तो कोड भले ना करो, राउट बना होगा तुम्हारे पास रिटर्न करवा देगा, क्योंकि ये लास्ट में तुम्हारा आ रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास MongoDB से कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो MongoDB से जो कनेक्शन तुम्हें नज़र आ रहा है वो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से करना होगा। कैसे करना होगा कि भाई सबसे पहले सीक्रेट की प्रोवाइड करनी है app.config से, और ऐप डिक्लेयर कहाँ हुई हुई है, वो ये हुई हुई है जो फ्लास्क ऊपर इंपोर्ट हुआ है उसी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। और उसके अंदर तुम्हारे पास पैरामीटर जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो हो रहा है नेम। ये डबल अंडरस्कोर लगे हुए हैं दोनों आगे पीछे लेफ्ट राइट पे। तो ये जो ऐप है ये ऐप इनिशियलाइजेशन है, और इसी ऐप इनिशियलाइजेशन में तुमने कॉन्फ़िग का यूज़ करते हुए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पास करनी है। और तुम्हारे पास दोनों चीज़ें, उसके लिए तुम्हारा MongoDB का रेफरेंस होना चाहिए। जो तुम्हारा प्रीवियस प्रोजेक्ट होगा उसी से उठाओगे, कनेक्ट पे जाके ड्राइवर्स की एक्सेसिबिलिटी करोगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे। ये सब तरीक़ेकार हमने मर्न स्टैक में देखा हुआ है। इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर तुमने क्या देना है, डेटाबेस का नाम देना होता है। इस तरीके से तुम्हारे डेटाबेस का नाम आएगा, और यहाँ पर तुम्हारे पास देखो तुम्हारी क्या इनिशियलाइजेशन हो रही है, पाई मोंगो, यानी कि डेटाबेस की इंसर्शन डिलीट हो रहा है, उसमें से लॉगिन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, वो इस मोंगो के थ्रू होगा। तुम्हारी ऐप का काम इससे चलेगा, तुम्हारी MongoDB का काम इससे चलेगा। क्लियर है? और ऐप की कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, पाई मोंगो के अंदर एज अ आर्गुमेंट तुम क्या पास कर रहे हो, ऐप पास कर रहे हो। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये पूरा पैटर्न ऐसे बनेगा। और साथ साथ मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा दूँ ताकि रजिस्ट्रेशन वाला काम तुम यहाँ पर कनेक्ट करके डायरेक्टली कर लो उसको। तो वो चीज़ भी साथ साथ देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का तुमने टेम्पलेट उठाना है, कोई ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। ये फॉर्म उठाना है, एक कुछ भी बनाना चाहो उस फॉर्म में वो सारी तुमने टेम्पलेट उठाना है, और ये सब फॉलो नहीं करना। ये बाद में मैं अलग से जब कोड होगा तो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में कि ये किस तरीके से करना है। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्म है, और फॉर्म में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स तुम्हारे मेन है, मेन पार्ट है। ये बिल्कुल एज इट इज़ होने चाहिए। इसी से तुम्हारी रिक्वेस्ट जाएगी जैसे PHP के अंदर हो रही होती है। PHP में यही रिक्वेस्ट तुम्हारे पास पैरम्स जो हैं वो आगे जाएंगे और तुम्हारे कोड में इंटरेक्ट करेंगे, और इसी से वैल्यू आ रही होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो जो इंडिकेट कर रहा हूँ ना वो चीज़ याद रखो कि अभी फ़िलहाल उस स्टेज पे कर लोगे वो सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है सब कुछ लिखो। तो यहाँ पर जो जो मेंशन कर रहा हूँ उस स्टेज को यहाँ पर याद रख लो, रिमाइंड कर लो, वही वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जो सीक्वेंस में बता। उसके बाद तुम्हारा जो मेन काम होगा, तुमने ये राउट बनाना है। ये रजिस्ट्रेशन का राउट तुम्हें नज़र आ रहा है पूरा, app.route register /register क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई इसी के थ्रू तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारा राउट ओपन होगा। क्योंकि तुम जब क्लिक करोगे इसके ऊपर, लॉगिन के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर, तो ये जो रजिस्टर इंडिकेट कर रहा है ये वही राउट है। और इसमें काम किस तरीके से हुआ हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर क्या एट्रीब्यूट यूज़ हुआ हुआ है, मेथड्स, और यहाँ पर गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस है। यानी कि ये राउट जो है वो पोस्ट भी ले सकता है, गेट वाली चीज़ें भी ले सकता है, दोनों चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर तुम्हारे पास तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, और यहाँ चेक कर रहे हो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। अगर पोस्ट हुआ है कुछ तो वहाँ से मुझे 3 वैल्यूज़ ले दो, जो भी फॉर्म में बनाई हैं उनको कैसे गेट करोगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। तो वही पैरम्स हैं जो वहाँ फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। सही। और उसके बाद जो मोंगो बना के आए थे वही चेक कर रहे हो। एग्जिस्टिंग यूज़र क्या है,
ये जो ऊपर डिक्लेयर किया था अभी अभी जो मैंने बताया था मोंगो डॉट डी, ये रहा, इसी के थ्रू तुम्हारे पास डेटाबेस इंटरेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर मोंगो डॉट डी बी डॉट यूजर्स, कलेक्शन तुम्हारी, कलेक्शन का नाम, एंड देन फाइंड वन। और फाइंड वन में चेक जैसे करते थे हम एपीआई में कि भाई ईमेल है, अगर है तो उसमें यहाँ पर दे दो, क्या दे दो, यहाँ फ्लैश मैसेज शो हो जाए। अब देखो यहाँ पर मैसेज शो करने के लिए, दूसरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई अलग से तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वही इस्तेमाल हो रही है। तो फ्लैश किस लिए है, तुम्हारे बूटस्ट्रैप अलर्ट के लिए, यानी कि मैसेज पास करवाने के लिए। तो ये फ्लैश मैसेज जो भी दोगे उसमें दो चीज़ें जा रही हैं, एक तुम्हारे पास तुम्हारी कलर स्टाइलिंग, कि अलर्ट का कलर किस तरीके से होगा, और दूसरा तुम्हारे पास पूरा मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर रिटर्न दे रहे हो कि भाई रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ करना है, वो यूआरएल पे करना है, रजिस्टर पे, यानी कि दोबारा कहाँ ले आओ, रजिस्टर के फॉर्म पे ले आओ। सही। तो ये चीज़ें तुम्हारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये सब ऊपर तुम्हें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक ही सिंगल लाइन में फ्लास्क की लाइब्रेरी से सारी चीज़ें इंपोर्ट, रिक्वेस्ट हो, यूआरएल फॉर हो, रीडायरेक्ट हो, सेशन है, फ्लैश, सब एक ही लाइब्रेरी से आ रहा है। और पाई मोंगो तुम्हारे पास यहाँ आ रही है। सही। और यहाँ पर तुम्हारे पास पासवर्ड को कन्वर्ट करने का तरीका है, और पासवर्ड को कन्वर्ट करने के तरीके के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास तुम्हें ये दूसरी चीज़ नज़र आ रही है, WERK-ZIU.security, और उसमें तुम्हारे पास दो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, जनरेट पासवर्ड हैश और दूसरा चेक पासवर्ड हैश। लॉगिन में चेक होगा और रजिस्ट्रेशन में तुम्हारे पास जनरेट होगा। तो ये तुम्हारे पास इस लाइब्रेरी के थ्रू तुम्हारा सारा काम जो है वो यहाँ से हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो वही ऊपर से इंपोर्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि भाई जनरेट पासवर्ड हैश, पासवर्ड दिया, पासवर्ड कहाँ है, ये रहा तुम्हारा फील्ड, और यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारा मेथड। और मेथड में देखो क्या कर रहे हो, ये सिक्योर पर्सपेक्टिव के लिए कि तुम्हारे पास तुम्हें क्या करना है, इसी फॉर्मेट में लेना है। और फॉर्मेट की तुम्हारे पास ऊपर एब्रीविएशन मौजूद है कि जो PBKD है वो क्या है, पासवर्ड बेस की डेरिवेशन, यानी कि तुम्हारा जो SHA है वो एल्गोरिथम है और 256 बिट हैश बना रहा है, और उसमें तुम्हारे पास एक प्रॉपर पैटर्न में तुम्हें सिक्योर पासवर्ड हैशिंग जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सही। तो ये हैश पासवर्ड तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी सारी डिटेल आ गई, उसको तुमने सिंपली क्या करना है, इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस में। इंसर्ट वन करते थे हम, कलेक्शन का नाम देते थे, और उसके अंदर क्या फील्ड्स होंगी, क्या चीज़ें होंगी, वो सब यहाँ मेंशन करोगे, और यहाँ पर तुम्हारे पास जो तुमने ऊपर से लिया है डेटा वो सब यहाँ पर आएगा। यूज़र नेम आ रहा है, ये रहा यूज़र नेम, ईमेल आ रही है, ये रही ईमेल, पासवर्ड ये वाला नहीं देना, यहाँ पर तुम्हें हैश पासवर्ड देना है। हैश पासवर्ड दोगे तो वो इम्प्लीमेंट करके देगा एल्गोरिथम तुम्हारा सिक्योर पासवर्ड। और देन फिर हमने फ्लैश का इस्तेमाल कर लेना है कि भाई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। तो सक्सेस की इंडिकेशन हो गई, ये बूटस्ट्रैप के सारे अलर्ट्स कि इस कैटेगरी के तुम्हारे पास सारे अलर्ट्स आ जाएंगे। और रिटर्न अगेन, अब कहाँ करना है, रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर लॉगिन। यहाँ तुम्हारे पास चेंज था रजिस्टर के लिए, और यहाँ पर तुम्हारे पास लॉगिन के लिए, और नीचे जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो रजिस्टर का टेम्पलेट है। ये कोड तुम्हें सेपरेट नज़र आ रहा है अंदर, और ये फंक्शन का बाहर रिटर्न नज़र आ रहा है, ये इफ़ की कंडीशन का कोड है, और ये रजिस्टर के फंक्शन का कोड है। तो ये इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा रजिस्टर का राउट तुम्हारा मेन पूरा बनेगा। ये किसकी आवाज़ आ रही है बीच में, अपना कुछ समझ रहे हो क्या? बीच में पता नहीं क्यों बोल रहे हो, तो तुम लोगों की आवाज़ें बीच में आ रही होती मुझे। तो यहाँ पर ये पूरा पैटर्न तुम्हारा इस तरीके से पूरा रजिस्टर का राउट का बनेगा। और देन तुम्हारे पास ये दो चीज़ें, तुम अभी फ़िलहाल तुम ये बनाओगे index.html और तुम्हारी register.html, और कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा पैटर्न चल रहा होगा। और डेटाबेस की इंटरेक्शन में यहाँ कलेक्शन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम जब रजिस्टर करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तुम्हारा एक क्रिएट कर देगा कलेक्शन तुम्हारे डेटाबेस के नाम की, यहाँ इस तरीके से।
तो वो जो यूज़र्स हम दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारी क्रिएशन होगी। तो देखो पूरा रेफरेंस दे रहा है पासवर्ड हैशिंग का, मेथड जो दिया हुआ है, और यहाँ पर तुम्हारे पास पूरी पासवर्ड हैशिंग 256 बिट की है, तो वो डॉट डॉट इंडिकेट कर रहा है कि बहुत लंबी हैश पासवर्ड है। तो वो इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा चल रहा है सारा पैटर्न। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से पूरी रन हो रही है। और रन करने का तरीका जो एब्सेंट था, पाइथन ऐप डॉट पी वाई इन्वायरमेंट के अंदर जाके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट के अंदर जाके रन करोगे और अपनी मेन फाइल को रन करोगे, तो फाइल देखो ये रन हो रही है ऐप डॉट पी वाई। इसको रन करना है तो तुम्हारी सर्वर का पोर्ट ऑन होगा और उसके बाद तुम्हारे पास सारी चीज़ें हो रही हो। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा मेन ऐप रेंडर हो गई है, और यहाँ कंट्रोल क्लिक करके जैसे लारावेल में जाते थे उस तरीके से तुमने यहाँ पे जाना है। और इंडेक्स किस लिए था? इंडेक्स इसलिए था कि हमने ये दो लिंक्स मेंशन करने। तो यहाँ पर तुम्हारे पास रजिस्टर और यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इस तरीके से आएगा, और ये फ्लैश मैसेजेस हैं जो तुम्हारे पास इंडिकेट हो रहे हों। सही? तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देना है, और यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस ईमेल को करूँगा तो वो हमें फ्लैश मैसेज रिटर्न कर देगा कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सही? तो रीलोडिंग दिया, यहाँ फ्लैश आ गया है, तो ये अभी देख के आए थे हम, फ्लैश ये रिटर्न हो रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास तुम्हें कोड करना पड़ेगा कहाँ? रजिस्टर पे, वो ये वाला, ये चीज़ है, ये तुम्हारा कोड है। तो ये देखेंगे, इसको अलग से समझेंगे। अभी फ़िलहाल तुम्हारा काम होगा कि भाई तुमने रजिस्टर यहाँ पर इस तरीके से करना है, और जो भी ईमेल है तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पर डाल के रजिस्टर करवा दो। तो ये तुम्हारा फाइनल जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और वो तुम अपने डेटाबेस में यहाँ पर चेक कर लोगे कि यहाँ हमारे पास प्रॉपर्ली डेटा रजिस्टर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी कलेक्शन बन रही है आया के या नहीं बन रही। तो यहाँ पर देखो ईमेल मैंने ये प्रोवाइड करी थी सैयद123, तो वो इस तरीके से यहाँ पर जनरेट हो गई। और फाइनल एक चीज़ याद रखना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि ये जो तुम्हारे पास ऐप रन होती है वो यहाँ से होती है, ऐप डॉट रन debug इज इक्वल्स टू ट्रू। ये किस लिए देते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये इसलिए मेंशन किया जाता है कि हमें बार बार अपने सर्वर को रिलोड ना करना पड़े। यहाँ पर रिफ़्रेश, ऑटो रिफ़्रेश होता है, और इसी तरीके से तुम्हारे पास सारी चीज़ें चल रही होती। क्लियर? और ये मेन एंट्री पॉइंट का अगर सुनना हो तो प्रीवियस लेक्चर सुनना, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन। इम्प्लीमेंट करो इसको, डिज़ाइन फ़ोल्डर बनाओ, टेम्पलेट बनाओ पूरा फ़ोल्डर, और उसके अंदर पूरा डिज़ाइन वगैरह